वेलकम टू क्लासरूम सेशन ऑफ ज्ञानी पांडे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? कोई आंसर करना चाहेगा? व्हाट इज रिप्रोडक्शन बताओ। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज गलत डेफिनेशन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीसीज के जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या रिप्रोडक्शन किसी के लाइफ के लिए जरूरी है? तो आंसर है नो। किसी इंडिविजुअल के लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। कोई इंसान अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वो तो जिंदा रह जाएगा, पर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। जैसे ही वो लाइफ स्पैन खत्म होगा वो इंसान का डेथ हो जाएगा और वो रिप्रोड्यूस किया ही नहीं है, यानी कि उसका जनरेशन आगे बढ़ा ही नहीं है, नहीं बढ़ा ना उसका जनरेशन, तो वो स्पीसीज खत्म होने लगेगा। यानी कि अगर कोई एक स्पीसीज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो होगा ये कि उस स्पीसीज का पूरा जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है। इसके बाद आता है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी सुने थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है दोनों का? पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व रहे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा डेफिनेशन है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो क्लास 10th के लेवल पे जानना जरूरी है, वो ये है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लोन तैयार होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन तैयार नहीं होते हैं। वहां पे जो पैदा होते हैं उनको हम लोग एलील्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एलील क्या है और क्लोन क्या है? तो क्लोन को कहते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि जो पेरेंट हुआ वो सिर्फ मदर पेरेंट हुई। मदर पेरेंट क्या है कि अपने शरीर को अलग अलग तरीका होता है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, बहुत सारा तरीका होता है। इन तरीकों से वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म का ना जीन जाएगा, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म का सारा जीन क्या हुआ? अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक मदर है, उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं रिप्रोडक्शन से पहले वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटता है, फिर दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं बाइनरी फिजन में। यानी कि पूरा कैरेक्टर मदर का आ गया इधर डॉटर में मदर का सारा कैरेक्टर आ गया, सारा जीन्स आ गया एकदम एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्ट कॉपी हो गई कि नहीं अपने मदर का? हो गई ना एग्जैक्ट कॉपी। तो इसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर तुम्हारे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली इक्विवेलेंट है तो उसको हम तुम्हारा क्लोन कहेंगे। जेनेटिकली का मतलब क्या? शरीर के अंदर का सारा जीन्स बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, और जीन्स जब सेम टू सेम होगा तो ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल सेम होगा ना, हो गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब शरीर के अंदर के जीन्स ही जब सेम है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? इसको हम कहते हैं क्लोन। दूसरा चीज जो एलील था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट आए, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। अब गैमेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और तुम लोग को हल्का आइडिया होगा ही कि एक मान लो एक्स आ गया मदर के पास से, फादर के पास से एक्स या वाई आ गया, तो गैमेट जो है यहाँ पे जो जीन्स है वो 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 50% बाप का जीन, 50% माँ का जीन, दोनों जीन मिला तो अब जो बच्चा पैदा होगा वो ना तो बिल्कुल बाप के जैसा होगा ना ही माँ के जैसा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना भी जनरेशन बाद तुम देख लो कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जनरेशन 1 ले लो और 100 जनरेशन ले लो, कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा। माँ का जीन्स ट्रांसफर होते गया, फिर उसका अगला वाला जो हुआ वो अपने दादी के और मदर के ये हो गई, क्लोन हो गई, तो ये चीज चलते रहेगा। और वही अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो हर एक जनरेशन में कुछ नया तैयार होता है, कुछ वेरिएशन होता है ना वेरिएशन। तो ये हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज्यादा बेहतर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन होता है। दूसरा चीज ये होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना है?
जो मदर है उसके अंदर ही सारा सेल डिवाइड होता है और सारा सेल डिवाइड होके फिर शरीर से डिटैच हो जाता है। तो क्या ये चीज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल है कि एक इंसान के अंदर दूसरा तैयार हो गया पहले ही और वो बाद में डिटैच हो गया? नहीं ना। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये चीज नहीं हो पाता है। ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कुछ चीज देखेंगे। जैसे उसमें जो 2-4 मोड्स हैं अपने रिप्रोडक्शन के, सबसे पहला आ गया फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब क्या? दो। बाइनरी मतलब दो और फिजन मतलब टूटना। मतलब कोई एक चीज है जो दो पार्ट में टूट जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। तो एमीबा का नाम सब जानते हो, सब सुने हो। एमीबा कोई शेप नहीं रहता है जिसका। तो एमीबा क्या करता है कि जैसे एक एमीबा है, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या करता है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सब आपस में मतलब डिवाइड होके दो दो बनते जाता है। जो भी चीज का नंबर n होगा 2n हो जाता है। फिर जो 2n है वो स्प्लिट करके दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाता है। तो 2n दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ गया, n चला गया। मदर भी n थी, जब डिवाइड करना चालू की तो 2n हुई और फिर दो बच्चों में बढ़ गई। यानी कि मदर और डॉटर के अंदर जेनेटिकल सिमिलैरिटी है एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी भी है। तो ये होता है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद एक एग्जांपल बाइनरी फिजन का अमीबा हो गया। अंडर सम ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन कुछ होता है, जिसके अंदर बाइनरी फिजन ना होके मल्टीपल फिजन चालू हो जाता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है कि एक सेल के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है, 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 5 बना, और वो एक सिस्ट के अंदर डिवाइड होते रहता है। सिस्ट एक हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिवाइड होते रहता है। डिवाइड होते होते एक वक्त आता है जब वो सिस्ट टूट जाता है। ठीक है, सिस्ट टूट के अंदर जितना भी होगा बहुत सारा नंबर, वो सारा बाहर निकल जाता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही से प्रोड्यूस होते हैं। पूछो आरती। मिटोसिस और मायोसिस क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस वो अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना गैमेट्स के बारे में, वहां पे मिल जाएगा तुमको। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये भी एक असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा में क्या होता है? स्पाइरोगैरा मान लो ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऐसे बढ़ जाएगा। मान लो 8-10 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगैरा निकलेगा। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है। इसके बाद आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन हम लोग एक एग्जांपल सुने हैं कि लिजर्ड जो होती है उसका जब पूंछ कट जाता है तो उसका पूंछ फिर वापस आ जाता है। ठीक है ये भी रीजेनरेशन। लेकिन ये रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। स्टारफिश का केस याद करो। स्टारफिश का एक अगर हम काट देते थे हाथ तो फिर वहां से नया आ जाता था, आता था ना। लेकिन ये भी रिप्रोडक्शन का एग्जांपल नहीं है। ये क्या है, ऑर्गन तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन डिटैच हो रहा है, वहां से ग्रो कर जा रहा है, तो ये तो हो गया रीजेनरेशन नॉर्मली। लेकिन रिप्रोडक्शन कैसे होता है रीजेनरेशन के थ्रू? तो यहाँ पे एक प्लेनेरिया का एग्जांपल है। अच्छा, सब कोई वो रक्त बीज वाला एग्जांपल सुने हो? रक्त बीज, जब दुर्गा माँ गई थी रक्त बीज का वध करने, वो काली रूप लेके, सॉरी वो रक्त मांडा, ठीक है, वो गई थी जब वध करने, तो क्या की रक्त बीज को काटी ना, तो जहां जहां उसका खून गिरता था वहां से एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता था। ठीक है, असुर था एक, तो वो क्या की वो रक्त मांडा वाला रूप में अपना वो कटोरी ली, उसको काटी और सारा खून अंदर ही रख लिया, उसको पी गई, तो नया पैदा नहीं हुआ। जमीन पे गिरता तो नया पैदा हो जाता। तो ये क्या था, रक्त बीज क्या कर रहा था? रीजेनरेशन कर रहा था। उसका एक ऑर्गन का पार्ट गिर रहा था, वहां से एक नया रक्त बीज तैयार हो जा रहा था। तो यहाँ पे प्लेनेरिया भी कुछ ऐसे ही करता है। प्लेनेरिया का जैसे ही बॉडी कटेगा ना, तो जैसे प्लेनेरिया है, मान लो उसका यहाँ पे सर है, यहाँ पे ये एब्डोमेन वाला पार्ट है और नीचे पैर वाला पार्ट है, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा ऑर्गन नहीं होता है उसका, वो अलग होता है। तो वहां पे जब वो कटेगा ना 3 पार्ट में, हर एक पार्ट में से एक नया प्लेनेरिया निकलेगा और वो भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। पेरेंट यहाँ पे मदर ही बोलना, फादर मत बोलना, ठीक है, मदर, क्योंकि नेचर भी ये बात बताया है कि जो मदर है उसी के पास वो शक्ति है कि वो बच्चे को पाल सकती है अपने अंदर 9 मंथ्स। ठीक है, वो हम लोग सेक्सुअल वाले में भी यही जानते हैं ना। तो असेक्सुअल में भी ज्यादा क्रेडिट माँ को ही दिया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ मदर वाला नाम रहता है।
फिर एक सबसे कॉमन एग्जांपल बडिंग। बड मतलब क्या होता है? एक छोटा सा फुंसी जैसा चीज कुछ, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा के शरीर में जैसे यहाँ पे देखो फिगर बनाया हुआ है ना, ये बडिंग। हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटा सा यहाँ पे बड तैयार होता है। ये बड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद फाइनली जब इसके पास सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं बड़े वाले हाइड्रा जैसे, ये यहाँ से डिटैच करके अलग चल जाता है और नया यहाँ पे हाइड्रा तैयार हो जाता है। ऐसे ही बडिंग यीस्ट के अंदर भी होता है। यीस्ट के अंदर भी छोटे छोटे बड्स तैयार होते हैं, वहां से एक नया यीस्ट पैदा होता है और वो डिटैच करके बाहर चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में हो तब क्या कहेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिस टॉपिक पे भी जा रहे हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में होगा तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो प्लांट के किसी किसी ऑर्गन से होता होगा। तो जिन जिन प्लांट के ऑर्गन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ठीक है। जैसे आलू के अंदर वो हरा हरा आंख आ जाता है ना, उसको जब कट करके तुम जमीन में गाड़ोगे और सही से पानी वानी दोगे तो वहां से आलू नया निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बड के थ्रू आलू नया पैदा हुआ। तो यहाँ पे जो बड था उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है। किसी किसी प्लांट का स्टेम से ग्रो कर जाता है, किसी किसी का ऑफसेट से ग्रो करता है, कुछ प्लांट का रनर से ग्रो करता है। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं जिससे नया प्लांट जो है वो तैयार हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, विच इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट इन प्लांट्स। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिन ऑर्गन से हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ठीक है। अब ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक पत्ता होता है, उसके ऊपर ना छोटा छोटा लीफ बड्स तैयार हो जाता है, छोटा छोटा, उसके ऊपर छोटा छोटा लीफ उग जाता है। हर एक लीफ उस बड़े वाले लीफ में से डिटैच होके जाएगा और वहां से एक नया ब्रायोफाइलम को तैयार कर देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है। उसके बाद एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? प्लांट के अंदर जैसे वो कॉटन देखे हो, एक हल्का उड़ते रहता है आसमान में, छोटा सा एक कॉटन आराम से उड़ते रहता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक टाइप का स्पोर है। यहाँ पे क्या होता है कि कॉटन जो है वो पहले फूलता है अपना, जब उसका टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, जब फेज आता है फ्लावरिंग फेज आराम से, तब वो फूलता है। फिर उसका तो बर्स्ट कर जाता है। जब बर्स्ट करता है तो इतना हल्का होता है कि वो हवा में उड़ने लगता है, विंड करेंट्स के साथ अपना आराम से उड़ते रहता है। उड़ने के बाद जहां पे भी वो सेटल होता है वहां पे वो ग्रो कर जाता है, चांसेस होते हैं ग्रो करने के, ठीक है। अब ये 100% नहीं होता है, जैसे 100-200 अगर उड़ के गया तो एक या दो ही के उगने का चांस रहता है, थोड़ा कम रहता है चांस, बट ऐसा होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी एग्जांपल था सब खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले जो बेसिक है वो क्या है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल पेरेंट जो है वो क्या देता है? तो मेल पेरेंट जो है वो गैमेट्स देता है एक्स और वाई, और फीमेल पेरेंट जो है वो क्या देती है? एक्स और एक्स, ठीक है। ये याद रखना। चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला क्या होगा? क्योंकि ये वेरिएशन देता है, ठीक है। और वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन क्यों जरूरी है? देखो, चार्ल्स डार्विन एक थ्योरी दिया था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। फिट का मतलब क्या होता है? फिट का मतलब क्या होता है? जो इन इन्वायरमेंटल चेंजेस को झेल लेगा वो जिंदा रहेगा, तो वही सर्वाइव करेगा ना। और इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम झेलेंगे कैसे? मेरे बॉडी का पार्ट्स उस तरीके से मॉडिफाई होना चाहिए, उस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, होना चाहिए ना। अगर मेरे बॉडी का पार्ट वैसे इवॉल्व होगा ही नहीं तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे उतने दिन तक? हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इवोल्यूशन में क्या होता है? इवोल्यूशन क्या है? ठीक है, इवोल्यूशन क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ चेंजेस आया, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आया, उस चेंज के साथ अपने आप को ढाल लिया ऑर्गेनिज्म, यही ना। तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस चेंज के हिसाब से ढाल रहा है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल चेंजेस कुछ हो रहे हैं, या फिर एनाटॉमिकल चेंजेस कुछ हो रहा होगा, शरीर के अंदर का कुछ बदल रहा होगा, हो रहा होगा ना।
तो अगर मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल या फिर एनाटॉमिकल चेंज लाना है तो सबसे पहले जरूरी क्या होना चाहिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन का कोई बात हम लोग किए, इवोल्यूशन हो सकता है नहीं, एक ही पेरेंट है, सारा कैरेक्टर वैसे ही आ जा रहा है, तो वहां नहीं हो सकता है। सेक्सुअल में जरूर हो सकता है, तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना, नहीं तो वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। अब पूछोगे कि तो फिर प्लांट सब इतना साल तक कैसे जिंदा रह गया, ठीक है, तो देख लेना बहुत सारा प्लांट आज एक्सटिंक्ट कर चुका है, ठीक है, और जो प्लांट बचा हुआ है उसमें से मैक्सिमम जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। HYV पढ़े थे, हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स लगा लगा के हम लोग उसको बनाया वैसा कि वो जिंदा रह रहा है, नहीं तो वो खत्म हो गया रहता, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का अगर बात किया जाए तो जैसे एक फिगर है अपना एनसीईआरटी में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जैसे ही बात आया तो यहाँ पे क्या क्या चीज होना चाहिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होना चाहिए। तो फ्लावर के अंदर सबसे पहले फ्लावर 2-3 टाइप का होता है। पहला फ्लावर ये हो गया कि एक प्लांट में जो फ्लावर होगा, एक प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर होगा और दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा, ऐसा प्लांट एग्जिस्ट करता है। दूसरा वो हो गया कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तीसरा केस ये है कि एक ही पेड़ में एक मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर, ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। तो अभी तुम लोग के बुक में सिर्फ ये पढ़ना है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जैसे मेल पार्ट में जो जो चीज आता है वो है तुम्हारा एंथर, फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है उससे कनेक्ट, फिलामेंट जो है उससे कनेक्टेड रहता है एंथर, और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये मेल गैमेट्स हैं फ्लावर के। उसके बाद जो फीमेल पार्ट है वो होता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब क्या होता है कि जब डेhiscence होता है यानी कि जब झड़ता है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन निकला अपना एंथर से, वो झड़ने लगा। 2-3 तरीका हो सकता है, या तो एनीमोपोली, हवा के वजह से उड़ के पॉलन ग्रेन जाके बैठ सकता है स्टिग्मा पे, एनीमोपोली नाम है, लेकिन वो है पॉलिनेशन थ्रू विंड्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लोग क्या करते हैं, एनीमोपोली सुनता है पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स लिख देता है। एनीमोपोली जो होता है वो होता है पॉलिनेशन थ्रू विंड्स। तो क्या होगा, हवा से ये पॉलन ग्रेन जाके बैठ जाएगा यहाँ स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे बैठ जाएगा, वहां पे पॉलन ग्रेन के नीचे ना एक जर्म पोर होता है, जर्म पोर जो एक छोटा सा छेद होता है, उस जर्म पोर में से निकलता है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब निकलेगा और यहाँ स्टाइल के अंदर अंदर जाके ओवरी तक पहुंच जाएगा, और ओवरी तक जैसे ही पहुंचेगा वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्लांट नया तैयार होने लगेगा, एक नया फ्लावर, वहां से फिर एक नया प्लांट, सीड बीड बनता है, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में 2 पेरेंट चाहिए होंगे, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। ह्यूमन के केस में क्या होता है, मेल पेरेंट X और Y गैमेट्स देता है और फीमेल पेरेंट X और X गैमेट देती है। तो जब भी रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये चारों गैमेट्स एक साथ तो पार्ट लेंगे नहीं, तो रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, एक X ले लिए, एक X ले लिए फीमेल का, इसको क्रॉस करा दिए, एक X और एक Y से मेल का, तो यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे क्या होगा, मत हंसो निखिल, यहां डॉटर तैयार होगी, ये X जाके इससे मिल सकता है, यहां पे बॉय हो जाएगा XY, ये X इससे मिलेगा, यहाँ डॉटर, और फिर फाइनली ये X इससे Y से मिल सकता है, यहाँ पे बॉय। तो 50-50% हो गया चांस, मतलब 50% चांस है कि लड़का पैदा हो और 50% चांस है कि लड़की पैदा हो। तो जब नेचर ऐसा बना के भेजा है तो हम लोग क्यों विरोध करते हैं, हम लोग नहीं, मतलब हम लोग अपना बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स हैं ना ऐसे कंट्री में अभी भी जहाँ पे लड़का और लड़की में कर देते हैं भेदभाव, तो क्यों किया जाता है ये, भगवान ऊपर से बना के भेजे ना कि 50-50% चांस रहना चाहिए, क्यों करते हैं। दूसरा चीज, अगर तुमको मान लो करना भी है भेदभाव, करो,
लेकिन फिर तुम फीमेल को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो कि बेटी पैदा होगी? फीमेल तो दोनों केस में एक्स ही गैमेट दे रही है, मेल ना एक्स वाई दे रहा है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि फीमेल पैदा होना गलत है तो फीमेल को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? खुद को करो, गलत तुम हो, है ना? तो भेदभाव करना नहीं चाहिए क्योंकि बराबर है, भगवान ऊपर से बराबर बना के भेजे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन के अंदर, पूछो। हर्माफ्रोडाइट किस केस में आता है? हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है पार्ट, जैसे कि अर्थवॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है, चलो देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इंसान होता है ना उसके लाइफ में 3 फेज होता है। एक बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके जो जब वो अपना रिप्रोडक्शन का एबिलिटी गेन करेगा तब तक का एज माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें इंसान रिप्रोडक्शन के काबिल रहता है। ठीक है, तो वो एज जो जनरली अपना होता है 18 से लेकर 45 साल के बीच में होता है। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जिसको सेनेसेंट फेज भी कहते हैं, कि उसके बाद रिप्रोडक्शन का एबिलिटी खत्म है, जनरली ये 50 साल से ऊपर माना जाता है और बुढ़ापा आ चुका है, सेनेसेंट फेज। ठीक है, और फाइनली उसके बाद डेथ हो जाता है। तो ये 3 फेज हो गया रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन होगा कब? रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ बदलाव आते हैं। जब इंसान प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव की तरफ बढ़ रहा होता है तो कुछ बदलाव आते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। याद करो, बोलते हैं ना। तो ये प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? दाढ़ी मूछ आने लगता है आदमी का, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होने लग जाता है। फीमेल के केस में बहुत सारा जैसे ब्रेस्ट जो ये मेमोरी ग्लैंड्स है वो सब तैयार होने लग जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, ये चेंज तुम लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना जरूरी है और इन दोनों का डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डायग्राम यहाँ पे है और एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है वही वाला बनाना है बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा टफ ये डायग्राम है नहीं, बस इसको समझना है। ठीक है, तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम स्पर्म्स कहते हैं, जर्म सेल प्रोड्यूस कौन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। ठीक है, तो जो भी मेल जर्म सेल है वो कहां पे पैदा होते हैं? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर वो पैदा होते हैं और उसके बाद टेस्टिस के थ्रू ये जो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, इस वास्ट डिफरेंस से होते हुए पेनिस तक पहुंचते हैं और फाइनली ये इजेक्युएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्क्रॉटम का काम है ना, ये क्या करता है कि ये 2 से 3 डिग्री ठंडा रखता है इस चीज को। ठीक है, ठंडा रखता है कि गर्म रखता है? बताओ, क्या रखता है? 2 से 3 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन? स्क्रॉटम। यहां से ट्रेवल करते आया, वास्ट डिफरेंस के थ्रू बाहर इजेक्युएट हो गया। ये तो काम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि एक टर्म सुने होंगे तुम लोग, वैसेक्टोमी। ठीक है, हिंदी में नसबंदी। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्टिस का काम है वो तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन यहां से जो टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, इसको तो हम लोग रोक सकते हैं। इस पाथ को ही अगर हम ब्लॉक करते हैं तो वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये जो वास्ट डिफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा पर वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आदमी उसके बाद फर्टाइल रहेगा नहीं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल्स जो है वो क्या है? वो एग है ना, ओवा। ओवा कहते हैं ना। तो ओवा तैयार कहां पे होगा? ओवरी में। तो ओवा तैयार होता है कहां पे? ओवरी में। ओवरी में ओवा तैयार होता है और वो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू दोनों साइड है देखो, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आके कहीं यहां पे रुक जाता है। तो अगर फीमेल के केस में नसबंदी करना है तो क्या करेंगे? यहां जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट करके टाई कर देंगे। फैलोपियन ट्यूब को काटे हैं तो इसको हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी ये होता है। इसको हम कट कर दिए, कट करके टाई कर दिए। वो एग प्रोड्यूस तो हो रहा है बट वो एग पहुंच नहीं रहा है।
तो फिर उसके बाद फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीजों के सिक्रीशन के लिए। वो हॉर्मोन्स तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, उस हॉर्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बस नाम जानना है। अब देखो, एक केस, एक नॉर्मल सबके अंदर मिथ रहता है कि अगर ये ऑपरेशन मान लो कर दिए, ठीक है, या फिर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। एग अगर फर्टिलाइज हुआ ही नहीं तो क्या होगा। तो यहां पे जो ये वाला पार्ट होता है, यहां पे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि इनकेस अगर एग फर्टाइल हो जाए, अगर एग जो है फर्टिलाइज हो जाए, अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो यहां पे कहीं रहेगा, और वो एग शुरू में ही थोड़ी प्लेसेंटा से कनेक्टेड हो जाता है, नहीं ना, वो सब तो धीरे धीरे डेवलप करता है ना। तो क्या होता है कि वो एग को न्यूट्रिशन देने के लिए वहां पे जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिशन उसको देते रहता है। ठीक है, वो जो ब्लड होता है वो उस एग को न्यूट्रिशन देते रहता है कि एग जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद जाके वो अपना प्लासेंटा से कनेक्ट हो जाए। जब प्लासेंटा से कनेक्ट हो जाएगा आगे चल के, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं होगा किसी चीज को न्यूट्रिशन देने का, उससे तो जो मां खाएगी वो बच्चे के शरीर में चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम क्या बोले, एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, एग तो फिर अपना जो उसका लाइफ स्पैन है उसके बाद वो चल जाएगा, एग तो खत्म हो गया, एग निकल जाएगा। लेकिन यहां पे जो ब्लड बन चुका है, अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लड हर बार बन ही क्यों जा रहा है। एग फर्टिलाइज तो हो नहीं रहा है ना, हर बार एग थोड़ी फर्टिलाइज हो जा रहा है, तो ये ब्लड बन क्यों रहा है हर बार। अब देखो, ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। बॉडी को क्या पता कि इस बार एग फर्टिलाइज होगा या इस बार नहीं होगा, बॉडी को पता है क्या ये चीज, नहीं पता है। तो वो अपने आप को तो तैयार रखेगा ना हर बार, तो वो अपने आप को रेडी कर लेता है कि हाँ इस बार शायद फर्टिलाइज एग आ जाए। लेकिन फर्टिलाइज हुआ नहीं तो फिर वो जो लाइनिंग है, रेड लाइनिंग, उसका कोई जरूरत होगा नहीं होगा, तो वो रेड लाइनिंग उसके बाद टूटने लगता है और टूट के बॉडी से बाहर निकल जाता है। 28 दिन का ये साइकिल होता है, और ये जो बॉडी से निकलता है इसमें 4 से 5 दिन लगते हैं, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे ज्यादा किस उम्र में होता है। सबसे ज्यादा जो ये होता है ना, ये होता है टीन एज में, 17 से लेकर 24 के बीच में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलता है, एसटीडी, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जो ये सेक्सुअल एजुकेशन है ये हर एक के लिए जरूरी है। सेक्सुअल हाइजीन और सेक्सुअल एजुकेशन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने पार्ट्स को, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे हम लोग साफ सुथरा रखें। ठीक है भाई, बॉडी का एक अंग है ना, तुम उसको कैसे गंदा कर सकते हो। हाँ, ध्यान से अगर सोचो तो बॉडी का एक अंग ही है ना, क्यों उसको गंदा करोगे, साफ सुथरा रखो हर एक पार्ट को तुम। ठीक है, तो अपने, और उसके बाद रिप्रोडक्शन जब कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन मतलब कि जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रहना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है। इंटरकोर्स करते वक्त बहुत सारा हम लोग को चीज होता है, जैसे स्पर्मिसाइड्स, ये और भी बहुत सारा चीज है। एबॉर्शनल पिल्स होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है। स्पर्मिसाइड जो होता है, स्पर्मिसाइड होता है वो क्या करता है, स्पर्म को ही मार देता है। कॉन्डम्स जो है वो स्पर्म को ट्रेवल ही नहीं करने देता है, वो बाहर ही रोक देता है। तो ये सारा चीज है। ठीक है, लेकिन ये सब जो चीज है, ये जो हम लोग बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये बैरियर्स एक नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ है ना, एक नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ है ये बैरियर्स। तो इन हर एक बैरियर का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है, हर एक बैरियर का, लेकिन वो साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए इनको यूज करना चाहिए। ठीक है, और एसटीडी से बचने के लिए ये करना होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और यहीं पे ये चैप्टर जो है ये होता है अपना खत्म। ठीक है।